हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन थे असली सेंटा क्लॉज, क्या है सेंटा क्लॉज और उनकी चिमनी का राज। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहला सेंटा कब आया? उपहार देने की यह प्यारी सी परंपरा आखिर कैसे शुरू हुई थी? और जो सेंटा क्लॉज आज लाल कपड़ों में मुस्कुराते हुए दिखते हैं, क्या वही असली सेंटा है या फिर इसके पीछे छिपी है एक सदियों पुरानी रहस्यमय कहानी? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असली सेंटा क्लॉज की कहानी की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी और कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपको हैरान ही कर देंगे। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो के ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। इस जादुई सफ़र को सेंटा क्लॉज, जिन्हें सेंट निकोलस, सेंट निक फादर, क्रिसमस किंग, क्रिसमस क्रिस किंग या सिर्फ सेंटा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा किरदार है जिसने दुनिया भर के बच्चों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। पश्चिमी ईसाई संस्कृति में यह मान्यता है कि सेंटा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात के अंधेरे में बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी इस जादुई यात्रा में क्रिसमस एल्फ्स, जो उनके वर्कशॉप में खिलौने बनाते हैं, और उड़ने वाले रेनडियर्स, जो उनकी स्लेज को आकाश में खींचते हैं, उनकी ही मदद लेते हैं। दरअसल सेंटा क्लॉज की लोकप्रिय छवि चौथी शताब्दी के ईसाई बिशप सेंट निकोलस से प्रेरित है, जिन्हें बच्चों का संरक्षक माना जाता था। सेंट निकोलस अपनी उदारता और गुप्त रूप से उपहार बांटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और उनकी कहानियाँ धीरे धीरे लोक कथाओं का हिस्सा बनकर रह गईं। यही कारण है कि उन्हें उपहार देने वाले संत के रूप में ही जाना जाता है। सेंटा क्लॉज का आधुनिक चित्रण फादर क्रिसमस के किरदार से भी मेल खाता है। इंग्लैंड में फादर क्रिसमस का भी जिक्र होता है, जो सर्दियों के त्यौहार में बच्चों और बड़ों को उपहार देते थे। आज सेंटा क्लॉज और फादर क्रिसमस को एक ही किरदार के रूप में देखा जाता है। सेंटा क्लॉज की जो छवि आज हमारे सामने है, एक गोल मटोल, हंसमुख, सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति की, वह 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका में उभरी सेंटा की यह छवि मुख्य रूप से डच प्रवासियों द्वारा ही लाई गई लोक कथाओं से प्रेरित थी, जिन्होंने सेंटा क्लॉज की कहानी न्यू एम्स्टर्डम यानी कि आज के न्यूयॉर्क शहर तक पहुंचाई। 19वीं सदी में कविताओं, किताबों और चित्रों के माध्यम से सेंटा की छवि को और अधिक विस्तार मिला। क्लेमेंट क्लार्क मोर की प्रसिद्ध कविता अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोला और थॉमस नॉट के कार्टून चित्रण ने सेंटा को आज के रूप में गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। कौन थे असली सेंटा क्लॉज? सेंट निकोलस चौथी शताब्दी के एक ग्रीक ईसाई बिशप थे, जो मायरा शहर में रहते थे, जो आज के तुर्की में डेमरे के नाम से जाने जाता है। वे रोमन साम्राज्य के लीज क्षेत्र में अपनी उदारता और दयालु स्वभाव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। खासतौर पर उन्हें गरीबों की मदद करने और गुप्त रूप से उपहार देने के लिए ही जाना जाता था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी 3 गरीब बहनों की मदद करने की है। इन बहनों के पिता के पास उनकी शादी के लिए दहेज नहीं था। गरीबी के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई थीं कि उनके पिता उन्हें गुलामी या वेश्यावृत्ति में बेचने पर मजबूर हो सकते थे। जब सेंट निकोलस को इस परिवार की दयनीय स्थिति का पता लगा, तो उन्होंने उनकी मदद करने की ठान ली। एक रात उन्होंने चुपचाप उनके घर की खिड़की से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उनके घर में फेंक दी। इसी के बाद इन लड़कियों की जिंदगी खुशियों से भर गई। बाद में सेंट निकोलस की इस मदद के कारण इन तीनों लड़कियों की शादी की जा सकी थी, वह भी अच्छे घरों में। इस घटना ने क्रिसमस और उपहार देने की परंपरा को जन्म दिया, जो आगे चलकर सेंटा क्लॉज की कहानी का आधार बनी। सेंट निकोलस को कई अलग अलग समूहों का संरक्षक संत माना जाता है। वह तीरंदाज नाविकों और बच्चों के संरक्षक माने जाते हैं।
मध्य युग में सेंट निकोलस के नाम पर 6 दिसंबर को बच्चों को उपहार दिए जाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि कई देशों में इसे हर साल बड़े ही उत्साह और बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा था। हालांकि प्रोटेस्ट रिफॉर्मेंस के बाद कई देशों में सेंटा की पूजा को बैन किया गया, लेकिन सेंट निकोलस की परंपरा इतनी गहरी थी कि इसे यूं ही मिटा देना तो संभव नहीं हो पाया। मार्टिन लूथर ने बच्चों का ध्यान सेंटा की पूजा से हटाकर ईसा मसीह की ओर केंद्रित करने के लिए सुझाव भी दिया कि उपहार क्रिसमस के दिन दिए जाएं, न कि सेंट निकोलस पर दें। पर फिर भी सेंट निकोलस का महत्व कम नहीं हुआ। नीदरलैंड ने उन्हें सिंटर क्लॉज कहा जाने लगा और यही नाम आगे चलकर अमेरिका में सेंटा क्लॉज बन गया था। क्रिसमस की घंटियां बजते ही हमें सेंटा क्लॉज का चेहरा याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फादर क्रिसमस की कहानी 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड से शुरू होती है। हेनरी अष्टम के शासनकाल में फादर क्रिसमस का चित्रण एक विशाल हंसमुख व्यक्ति के रूप में ही किया जाता था, जो हरे या लाल रंग के फर से सजे हुए चोगे पहनते थे। और दौर में फादर क्रिसमस सिर्फ उपहार लाने व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वे क्रिसमस के त्यौहार के आनंद, उल्लास और खुशहाली के भी प्रतीक माने जाते थे। उनका किरदार शांति, खुशी, स्वादिष्ट भोजन, शराब और त्यौहार की चहल पहल का प्रतिनिधित्व करता था। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने सेंट निकोलस डे यानी कि 6 दिसंबर मनाना बंद कर दिया। इसके बजाय फादर क्रिसमस का जश्न 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन से ही जोड़ दिया गया। यह बदलाव इंग्लैंड में क्रिसमस के त्यौहार को एक नए रूप में लाया, जिसमें फादर क्रिसमस मुख्य आकर्षण बन गए। 1843 में चार्ल्स डिकन्स की मशहूर कहानी अ क्रिसमस कैरल ने फादर क्रिसमस की छवि को और अधिक मजबूत किया। इस कहानी में घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट को फादर क्रिसमस जैसा ही चित्रित कर दिया गया था। समय के साथ फादर क्रिसमस और सेंटा क्लॉज की परंपराएं आपस में पूरी तरह से घुल मिल गईं। वॉशिंगटन एरविन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क ने सेंटा क्लॉज को सेंटा क्लॉज के रूप में चित्रित किया। यह नाम पहली बार 1773 में अमेरिकी प्रेस में सामने आया। हालांकि इस दौरान सेंटा क्लॉज ने अपनी धार्मिक बिशप वाली जो पोशाक खो दी और उन्हें पहली बार एक मोटे पेट वाले डच नाविक के रूप में ही चित्रित कर दिया गया, जो सर्दियों के हरे कोट में पाइप पीते हुए नजर आते थे। इरविन की किताब न्यूयॉर्क की डच संस्कृति का एक व्यंग्यात्मक चित्रण था और सेंटा का यह रूप काफ़ी हद तक उनकी कल्पना का ही नतीजा था। वॉशिंगटन इरविन का सेंटा क्लॉज का यह चित्रण उस बड़े सामाजिक आंदोलन का भी हिस्सा था, जिसका उद्देश्य क्रिसमस सेलिब्रेशन में अराजकता को नियंत्रित करना था। दरअसल उस समय क्रिसमस सेलिब्रेशन के बहाने बहुत से अराजक तत्व लोगों के घरों में जबरन घुस जाते थे। जबरन की जाने वाली शादियाँ और सार्वजनिक अश्लील आचरण की घटनाएं सामने आने लगी थीं। ऐसी घटनाओं का सार्वजनिक तौर पर विरोध भी किया गया। सेंटा क्लॉज के इस दयालु और हंसमुख स्वभाव को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य क्रिसमस को एक पारिवारिक और फैमिली फ्रेंडली फेस्टिवल में बदलना ही था। 1845 तक क्रिस क्रींग नामक एक अमेरिका के कई हिस्सों में सेंटा क्लॉज का एक लोकप्रिय रूप बना हुआ था। थॉमस नॉट एक जर्मन मूल के अमेरिकी कार्टूनिस्ट ने सेंटा की आधुनिक छवि को गढ़ने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 जनवरी में एक कठपुतली थी जिस पर जेफ लिखा हुआ था। यह चित्रण उस समय के अमेरिकी सिविल वॉर की पृष्ठभूमि पर ही बनाया गया था। इस तस्वीर में सेंटा एक स्लेज पर बैठे हैं जिसे उड़ने वाले रेनडियर खींच रहे हैं। थॉमस नॉट को सेंटा क्लॉज की छवि बनाने की प्रेरणा बेल्स निकल से ही मिली थी। यह एक जर्मन लोक कथा का किरदार है जो दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में लोकप्रिय था। थॉमस नॉट की कल्पना और उनके बनाए गए चित्रण ने सेंटा क्लॉज को एक छवि दी जिसे आज हम पहचानते हैं। इनके इस चित्रण ने सेंटा क्लॉज को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया, जो कि हर साल क्रिसमस ईव पर बच्चों को उपहार देने के लिए ही आते हैं। 1930 के दशक में हेडन्स एंड ब्लम द्वारा द कोका कोला कंपनी के लिए बनाए गए विज्ञापनों में सेंटा क्लॉज की छवि को दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। इन विज्ञापनों में
सेंटा को एक बेहद ही खुश मिजाज लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों में बड़ी सफ़ेद दाढ़ी और मुस्कुराते चेहरे के साथ दर्शाया गया था। इस छवि की लोकप्रियता इतनी अधिक हो गई थी कि इसमें कई मिथक भी पैदा हो गए। पेप्सी कोला ने 1945 के दशक में अपने विज्ञापनों में सेंटा क्लॉज के इस तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया। व्हाइट रॉक बेवरेज ने 1915 में अपने मिनरल वाटर के विज्ञापनों में सेंटा क्लॉज का मोनोक्रोम चित्रण किया। इसके बाद 1923 से 1925 के बीच उस कंपनी ने कलर इमेजेस में सेंटा क्लॉज को दिखाते हुए अपने ड्रिंक मिक्सर के विज्ञापन किए। 20वीं सदी की शुरुआत में पक मैगजीन के कई कवर पेजेस पर सेंटा क्लॉज को लाल और सफ़ेद कपड़ों में ही दिखाया गया था, जो उनकी आधुनिक छवि से काफ़ी मेल खाते थे। चिमनी और सेंटा क्लॉज एक पुरानी परंपरा है। सेंटा क्लॉज के बारे में कहा जाता है कि यह क्रिसमस ईव पर चुपचाप से घरों में घुसकर बच्चों के लिए उपहार छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह चिमनी के रास्ते ही घरों में आखिर क्यों आते हैं? चिमनी को एक जादुई प्रवेश द्वार माना जाता था, क्योंकि घर के अंदर जाने का एक ऐसा रास्ता था जो आमतौर पर बंद तो नहीं किया जाता था। मध्यकालीन यूरोप में यह विश्वास भी किया जाता था कि जादुई प्राणी उपहार लाने वाले देवदूत घरों में चिमनी के ही माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा चिमनी एक गुप्त और सम्मानजनक तरीका था जिससे उपहार देने वाला व्यक्ति बिना किसी को जगाए या परेशान किए बच्चों की मोजों में उपहार रख सकता है। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल में रहते हैं। यह वह जादुई जगह है जहाँ सेंटा अपने एल्बस के साथ खिलौने भी बनाते हैं और हर साल क्रिसमस ईव पर बच्चों के लिए ढेर सारा उपहार तैयार करते हैं। यह साल लाखों बच्चे सेंटा क्लॉज को पत्र भी लिखते हैं जिसमें वे अपने इच्छाओं को क्रिसमस गिफ्ट के लिए अनुरोध भी करते हैं। कनाडा पोस्ट बच्चों को सेंटा क्लॉज से जुड़ने का एक अद्भुत अवसर भी प्रदान करता है। सेंटा क्लॉज को अक्सर क्रिसमस ईव पर बच्चों के लिए उपहार लाते हुए ही देखा जाता है। उनकी जादुई स्लेज को उनके प्यारे उड़ने वाले हिरण खींचते हैं। इन हिरणों के नाम हैं डैश डांसर, फ्रांस क्विक्सन, कूपिट हॉथन। सेंटा की स्लेज को रात के अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। बच्चे अक्सर सेंटा के लिए कुकीज, दूध और उनके हिरण के लिए गाजर भी छोड़ते हैं। यह परंपरा सेंटा और उनके रेंडियर्स के प्रति आभार व्यक्त करने का ही तरीका है, जो पूरी रात उड़ उड़कर उपहार पहुंचाते हैं हर घर में। भारत में क्रिसमस मुख्य रूप से गोवा, केरल और अन्य ईसाई बहुल क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर चर्चों को सजाया जाता है, मिडनाइट मास का भी आयोजन होता है और सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार बांटते हैं। सेंटा की यह छवि न केवल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, बल्कि यह उदारता, दया और दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक भी है। सेंटा क्लॉज की जादू यात्रा हर साल क्रिसमस के त्योहारों को और भी अधिक खास बना देती है।